तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर फर्स्ट चैलेंजिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। चैलेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास 12th का पहला चैप्टर था। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में स्पेशली चीज़ें ऐड करी गई थी। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सरकार आपसे क्या पूछ सकती है। हालांकि यहाँ पे सरकार आपके जज्बातों के साथ खेल सकती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको दे सकती है। बट सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि जो 2022 के अंदर बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, उन सभी बच्चों की जो बुक इस साल प्रिंट होने वाली है, उन प्रिंट के अंदर भी आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चीज़ें ऐड नहीं मिलेंगी। तो चीज़ें ऐड नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे अलग से बारीकी से पढ़ना होगा। इसकी स्लाइड आप क्या कहते हैं विकिपीडिया पे, सॉरी इसकी स्लाइड आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट के साथ जुड़ जाइएगा। आप वहाँ पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक्स्ट्रा क्या नॉलेज है वो आप देखने की कोशिश करिएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया था, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी है जो वो मिलती रहेंगी। तो आप ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो भी क्लासेस से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें। अब देखिएगा, हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लीडर ऑफ माइन ऑल्सो, मेरे खुद के क्या कहते हैं सबसे फेवरेट उम्मीदवारों में से, स्वतंत्रता संग्राम में से, या मैं कह सकता हूँ स्वतंत्रता सेनानियों में से ये एक हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी आज़ाद भारत को में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निभाया था। अगर आपको शॉकिंग न्यूज़ में आपको ये बताने की कोशिश करूँ तो आपको पता नहीं होगा कि मे भी शायद से यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। क्योंकि जब क्या कहते हैं कैबिनेट से पूछा गया था कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वोटिंग हुई थी। वोटिंग में सबसे ज़्यादा वोट जो थे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में आए थे। लेकिन फिर भी वो एक ईमानदार क्या कहते हैं गांधीवादी थे, और गांधी के एक कहने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी उम्मीदवारी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देना चाहता हूँ। तो ऐसे हमारे विजनरी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पे इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम इनके बारे में, इनका पास्ट, इनका बचपन, इनके अफेयर्स, इनके गर्लफ्रेंड्स के बारे में हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद जो कंट्रीब्यूशन निभाया था वो क्या था, और उनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपको याद हो तो गांधी के बारे में भी आपने क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में भी आपने खेड़ा सत्याग्रह के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर भी क्या कहते हैं यहाँ पे रोल रहा, यहाँ पे किनका रोल रहा, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। द मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मूवमेंट था, एज दे वर अनेबल टू पे द हाई टैक्सेस लिवाइज्ड बाय द ब्रिटिश ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड द एपिडेमिक प्लेग। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोझ आ गया था कर्जों का। लेकिन आप नोटिस करेंगे खेड़ा के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें किसानों को, बेचारों को क्या कहते हैं, उनकी फसलें खराब हो गई, और फसलें खराब होने के बाद भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं आप नोटिस करेंगे खेड़ा मूवमेंट के अंदर गांधी जी तो बाद में आए थे, कि पहले यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, भाई पटेल मैंने बोलूँगा, तो ये क्या कहते हैं सरदार पटेल पूरी तरीके से इतना एक अहम रोल निभाते हैं कि वहाँ पे क्या कहते हैं जब कोई टैक्स लेने के लिए आता था, तो टैक्स लेने के लिए क्या कहते हैं वो उन्हें किसानों को उनको घर से छुपा दिया करते थे या भगा दिया करते थे, क्योंकि ये वकील थे। इनको पता था कि अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे रहा है तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो उनकी ज़मीनें हड़प लिया करते थे, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये क्रॉप फेलियर होने की वजह से वो किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी फसलें भी छीन ली जा रही थी। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका था। तो यहाँ पे खेड़ा मूवमेंट के अंदर इनका थोड़ा बहुत रोल देखा गया। और बरदौली सत्याग्रह जो क्या कहते हैं 1928 के अंदर चलाया गया था, इसमें तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट जो था जनवरी 1928 के अंदर स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं। आफ्टर द रैन रेवेन्यू सिस्टम, यहाँ पे बरदौली तालुका वॉज इंक्रीज बाय 30%। मतलब कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के हिसाब से लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था, उसमें 30% टैक्स का और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। मतलब 30% टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने के बाद फिर फरवरी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मूवमेंट चलाया जिसे हम बरदौली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने पूरी तरीके से क्या कहते हैं इस बरदौली सत्याग्रह के अंदर 30% टैक्स जो रेवेन्यू अंग्रेजों के द्वारा बढ़ाया गया था, उस टैक्स को कम करवाया गया। उन्होंने मूवमेंट चलाया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के
मिला और वहाँ पे एक वुमेन के द्वारा ये नाम दिया गया सरदार। सो दैट इज़ वाई सरदार, ये पगड़ी नहीं पहनते थे लेकिन सरदार इन द सेंस लीडर, जो ग्रुप ऑफ पीपल के सरदार होते हैं, हेड होते हैं, इसी वजह से क्या कहते हैं इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। तो आप देख सकते हैं वैसे तो इनका वल्लभ भाई पटेल नाम है, वल्लभ पटेल बोलते थे इन्हें, लेकिन वल्लभ भाई पटेल हो गया, उसके बाद सरदार टाइटल लग गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। तो दो रोल जो थे आपको देखने को मिलेंगे सत्याग्रह के अंदर, जो हमारा खेड़ा के अंदर था, गुजरात के अंदर, बरदौली जो है वो एक सत्याग्रह था, वो भी गुजरात के अंदर। तो ये दोनों मूवमेंट जो थे ना, ये दोनों के दोनों मूवमेंट ज़मीन के मुद्दों से जुड़े हुए थे। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने यही प्रॉब्लम नहीं थी, उनके सामने थी रियासतों को एक करने की समस्या, पूरे अखंड भारत को एक करने की समस्या इनके सामने थी। तो आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर 565 रियासतों के अलावा कुछ ऐसी ज़मीनें भी थी जो अंग्रेज़ों के अंडर में थी। तो जो अंग्रेज़ों के अंडर में थी तो वो ज़मीनें तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है भाई, आप कैबिनेट मिशन के तहत अपनी कैबिनेट बनाइए और हमसे ये ज़मीन का हिस्सा ले लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई। तो यहाँ पे अंग्रेज़ लोगों को हमने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय सी यू, गया ख़त्म, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग के क्या कहते हैं छक्के छुड़ा दिए हम लोगों ने और हमने उनको बाहर निकाल दिया। और हमारे जो क्या कहते हैं हमारे अंग्रेज़ों के अंडर में जगहें थी, उन जगहों को हमने कैप्चर कर लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक टाइम पीरियड पे जितने भी आपको पीले में दिखाई दे रहे हैं, पीले में ये सारी वो रियासतें थी जो क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के अंडर में थी, यहाँ पे राजा राज करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 565 रियासतें जो थी वो राजा राज कर रही थी। और यहाँ पे 565 रियासतों को अंग्रेज़ों ने कहा कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप अंग्रेज़ों के साथ, या तो आप ब्रिटिश से चले जाइए, या आप अपने खुद का देश बना लीजिए, और या तो क्या कहते हैं आप इंडिया के साथ चले जाइए। 3 ऑप्शन थे और तीनों ऑप्शन में से बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि भैया हम तो स्वतंत्र देश बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप गुजरात के अंदर रह रहे हैं और गुजरात से आपको यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर आना है, अब नोटिस करेंगे यहाँ पे फिर आप कैसा अजीब सा लगेगा, यहाँ पे राजा का शासन, यहाँ पे हमारा शासन, यहाँ पे राजा का शासन, यहाँ से हमारा शासन, तो एक बैरियर्स बन जाते। तो दैट इज़ वाई विजनरी लीडर होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करा और सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए 565 रियासतों को अपने भारत देश के अंदर इंट्रीगेट पार्ट बनाने की कोशिश करी। अब बहुत सारी रियासतों को तो इन्होंने मना लिया, बाय हुक बाय क्रूक, लालच के थ्रू, रिश्वत के थ्रू, या कैसे भी उन्होंने मना लिया। लेकिन आप नोटिस करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उनका रियासतों को जोड़ने का था। सो दैट इज़ वाई इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा गया था कि एक आयरन मैन थे। अब इन्हें आयरन मैन एक और रीज़न की वजह से बोला जाता है। अब वो रीज़न आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि एक दिन ये कोर्ट के अंदर, क्योंकि वकील थे, कोर्ट के अंदर ये क्या कहते हैं एक जजमेंट कर रहे थे, मतलब किसी के ये लॉयर थे, और वहाँ पे क्या कहते हैं एक व्यक्ति आया और उन्होंने एक चिट्ठी दी उनके हाथ में थमाई। और जब उनके हाथ में चिट्ठी थमाई तो चिट्ठी थमाने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। अब डेथ हो चुकी है तो सोचिए कि जब डेथ का इंसान नाम सुन लेता है और उसके वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस चिट्ठी को जस्ट पढ़ा, अपनी जेब में डाला, लेकिन वो फिर दोबारा उसी केस पे लग गए और जो वो क्या कहते हैं जिसके फेवर में वो केस लड़ रहे थे पहले उसको जिताया। देन फाइनली उसने सुना कि क्या कहते हैं कि यार आपके पास एक चिट्ठी आई थी ड्यूरिंग दिस सेशन, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे पास एक चिट्ठी आई थी कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, लेकिन पहले मेरा काम जो मेरा कर्तव्य है वो तुम्हें बचाना था या तुम्हारी वकालत करनी थी। तो यहाँ से भी उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में भी बिल्कुल न्यूट्रल रहे, है ना। इंसान वही होता है जो खराब परिस्थिति में और अच्छी परिस्थिति में दोनों में सामान्य रहे। इंसान सर्वोपरि यही होता है। और गीता का श्लोक जो है आपको पता ही है, गीता के श्लोक में भी यही कहा गया है और ये चीज़ प्रूव करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दैट इज़ वाई उन्होंने हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उन्हें। और यहाँ पे उन्होंने 565 रियासतों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी थी, जिसमें से आप देखेंगे कि उनका सिंपल सा स्पष्टीकरण ये था कि हम भारत को टूटने नहीं देंगे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 पाकिस्तान बना दिए थे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से इंटीग्रेटिव पार्ट जो था उसमें सारी रियासतें हो चुकी थी, मिल गई थी। लेकिन आप इस चैप्टर के अंदर देखा था कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ये रियासतें विलय नहीं हो रही थी। अब इन रियासतों में से आपने जूनागढ़ के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने पढ़ा था कि हैदराबाद रियासत को उसने विलय करवाया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, और मणिपुर राज्य को भी उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत के साथ विलय कराया था।
जबकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैरामाउंसी का इस्तेमाल करके अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी विलय कराया। और यहाँ पे हैदराबाद और जूनागढ़ जो थे उनको मर्ज करवाने के बाद उसने पूरी तरीके से क्या कहते हैं भारत को इन्होंने पूरे भारत को एक अखंड भारत के हिसाब से बनाने की कोशिश करी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर जैसा हमने हैदराबाद के साथ करा, ऐसा हमें कश्मीर के साथ भी कर देना चाहिए था जैसा हमने हैदराबाद के साथ करा, और यही करने भी वाले थे। लेकिन बहुत सारे क्या कहते हैं जो कांग्रेसी लीडर थे उन्होंने उनको कहने से मना कर दिया, करने से ये स्टेप करने से मना कर दिया। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था हमारे भारत के लिए। नहीं तो क्या कहते हैं, ये जो पाकिस्तान बोलता रहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, अगर मे बी उस टाइम पीरियड पे ही क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका नहीं गया होता तो राजा हरि सिंह आज हमारे घर में राजा हरि सिंह जो थे वो आज क्या कहते हैं वो बहुत आसानी से उसका पार्ट बन जाते हैं इंडिया का। लेकिन उस समय पे नहीं बने थे। लेकिन जब अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबायली लोगों का, तो उसके बाद उन्होंने हमारे साथ साइन करा था, लेकिन स्टैंड स्टिल की पॉलिसी बनाई थी। और स्टैंड स्टिल पॉलिसी बनाने के बाद नेहरू जी ने कहा कि इसका फैसला यूएनओ के अंदर होगा। फिर वो मसला बहुत लंबा चलता रहा। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रवादी, एक नेशनलिस्ट थे, ठीक है, एक उत्प्रेरक थे, है ना, क्रिस्टलिस्ट थे, उसके बाद रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, कोई फैशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहना, कोई टेंशन नहीं लेनी, है ना। तो यानी कि आज अब जिस तरीके से ये देख पा रहे हैं कि आज़ाद भारत पहले ऐसा नहीं था, आज़ाद भारत में कितने टुकड़े टुकड़े थे इसके अंदर, और यहाँ पे इस व्यक्ति ने आज़ाद भारत को पूरी तरीके से एक नक्शा दिया। आप नोटिस करेंगे कि दुनिया का नक्शा और हमारे नक्शे में बहुत ज़्यादा अंतर है। जहाँ जहाँ यूरोपियन जाते थे, जहाँ जहाँ यूरोपियंस अपनी कॉलोनी बनाई थी, उन सभी कॉलोनी के ऊपर वो एक फुट्टा रख के, एक स्केल रख के सभी कॉलोनी को बांट दिया करते थे। बट हमारा इंडिया जो था सबसे यूनिक था। सो दैट इज़ वाई आई लव माई इंडिया। अगर आपको इंडिया पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानता के बारे में नहीं पता है उनके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विजनरी लीडर लगते हैं तो इनके अलावा आपको इनकी क्या खास बात अच्छी लगती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने वैसे तो कुछ मिस नहीं करा है, लेकिन आपने अगर कुछ मिस करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे जैसे अलग टॉपिक, नए नए टॉपिक आते रहेंगे, मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में दूसरे अलग अलग पार्ट्स बनाता रहूँगा। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। जय हिंद, जय भारत।